नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी और आप तैयारी के साथ साथ वीडियो देखकर भी फ़ायदा उठा रहे होंगे, अपनी पुस्तकों में लगे हुए होंगे, धड़कनें तेज़ हो रही होगी। चलिए चलते हैं, थोड़ी सी और आपकी हेल्प के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। पर जो हमारे हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित मिश्रित प्रश्न है, जो है हमारी पीजीटी और टीजीटी हिंदी के लिए, हिंदी का कोई भी कैंडिडेट जो है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, सबके लिए ये लाभदायक रहेगा। ये प्रश्नोत्तर सीरीज काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। इसमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ऑप्शन हमारा भोजपुरी, अवधी, मगही और मागधी और मैथिली। अगर बात करें तो भोजपुरी, मगधी और मैथिली जो है वो बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी जो है वो बिहारी की नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली है, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन अवधी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। 53वां प्रश्न क्या कहता है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता हिंदी भाषा की लिपि होना, ये तो है ही उसकी विशेषता। प्राचीन लिपि होना, ये भी है। अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, ये भी है। लेकिन सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक शब्द का सबसे बड़ी वैज्ञानिक होना और एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का यानी प्रयोग होना, ये सबसे बड़ी बात है। वैज्ञानिक स्तर पे कसौटी पे खड़ी उतरती है कौन सी, देवनागरी लिपि, क्योंकि एक वर्ण जो है एक ही उच्चारण करता है। अगर कै का उच्चारण कै है तो कै ही है, ये नहीं कि अंग्रेजी रोमन पद की तरह जो है सी का कै भी हो जा, शै भी हो जा, चै भी हो जा, छह भी हो जा, ऐसे नहीं है। तो इसलिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। उसके बाद अगला देख लीजिए, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती किस में आती है। अब जो हिंदी के परिवार है, शोरशैनी जो परिवार है वो 5 भागों में बांटा गया है। उसमें राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती का जो है वो नाम आता है। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, उसमें मेवाती भी एक नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। बघेली, ब्रज भाषा, कन्नौजी और खड़ी बोली। यदि हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो ब्रज भाषा, कन्नौजी, ये सारी जो है, यह भी है, ये भी है, ये भी है। अब इन अंतर्गत नहीं आती, नहीं मतलब बघेली नहीं आती। क्यों? क्योंकि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की, ये किसकी है, पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी की नहीं है, तो ये पूर्वी हिंदी में आएगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए रहेगा, ए ऑप्शन इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, 56वां प्रश्न, आलपिन और गमला किस विदेशी, कई बार आता है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आलपिन और गमला ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 57वां, हिंदी की श ध्वनि है, मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, औष्ठ है। दोस्तों, मैंने आपको एक वर्ण व्यवस्था का एक वीडियो बनाई थी और वो मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया था। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया था, थोड़े टाइम में ही ज़्यादा बातें बताई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम प्रश्नोत्तर को तो बड़े खुशी खुशी देखते हैं और उस वीडियो को देखने वाले शायद बहुत ही कम कैंडिडेट हैं। यूँ लगता है कि वर्ण व्यवस्था को और इसको क्या देखना। उसमें उच्चारण स्थान के बड़े अच्छे से तरीके से बताया हुआ कि हम उच्चारण स्थान कैसे करेंगे। तो हमने यह और श को किसके साथ रखा था, दूसरे पायदान पे रखा था, यह और श को। यस, यस जो होता पहले ये करके जो है ना, कुछ एक ऐसे बात है कि मान लो पहला तो हमारा जीवन होता है और दूसरा यश होता है, तो दूसरे पायदान पे हमने श और यह को रखा था। तो ये वैसे तो स्पर्श ध्वनियां नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा टच करती है। श जब आप लेते हो, आपकी जीभ उल्टी होकर थोड़ी सी हल्की सी तालु को टच करती है, इसलिए श ध्वनि जो है वो तालव्य में आ जाएगी, बी आएगा यहाँ पे। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, सही कथन का चयन कीजिए। यह और वह ध्वनि आर्ध स्वर कहलाती, बिल्कुल सही है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर, ये गलत है। अवधेश का विग्रह है, अव प्लस देश होगा, अवध प्लस ईस होगा, यहाँ पर ये भी गलत है। उसके बाद हिंदी व्यंजनों में संख्या 60 है, नहीं, हिंदी व्यंजनों की संख्या तो 33 है मूल तो, और वैसे 35 है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो यह और वह ध्वनियों को अर्ध स्वर कहा जाता है, ये हमारा ये ठीक है। ये क्यों कहा जाता है, मैं पहले में एक वीडियो में बड़ी डिटेल पूर्वक समझा चुकी हूँ आपको, क्योंकि उसमें जो है ये दिया था इसमें कौन सी अर्ध स्वर है, और फिर ये आया था और फिर मैंने पूरी डिटेल से आपको समझाई थी, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो। उसके बाद अगला देखिए, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह। कारक के लिए जो है ना हम क्या करते हैं, वही योजक हमें या कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए संप्रदान में, पर अधिकरण जो है वो संप्रदान जो है के लिए अधिकरण में पर, और अपादान से जुदाई का भाव, और संबोधन है अरे, और संबंध काके की, ये योजक हम देखते हैं। तो को जो है ना कर्ता ने कर्म को, कर्म ये आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन आएगा इसका। कारक बड़े आसान है, कारक याद करने, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, राष्ट्र की भाववाचक, राष्ट्रीय तो विशेषण हो जाएगा और राष्ट्रीयता जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद है हमारा उत्साह शब्द का विशेषण
विशेषण क्या होगा, उत्साहित, उत्साह है, और उत्साह उत्साही नहीं, उत्साहित ही होगा। उत्साह का विशेषण देखना हमें, उत्साही और उत्साह है दोनों हो सकते हैं मेरे हिसाब से, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन उत्साहित जो है इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आगे देख लीजिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़े, मैंने तो यहाँ 4 जो है ना गलत दे रखा है। 3 भेद है, 3 कौन कौन से होते हैं रचना के आधार पर, देखिए अलग अलग आधारों पर, बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के अलग अलग भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के एक तो सरल होता है, एक जो होता है क्या होता है, संयुक्त होता है, और तीसरा जो होता है वो मिश्र या सहमिश्र वाक्य होता है। और मूल रूप से तो ये 2 ही होते हैं, क्या, एक सरल और एक जटिल, और उस जटिल के फिर ये आगे 2 निकले हैं, तो मूल रूप से तो 2 ही निकलते हैं, सरल और जटिल, और वैसे हम सीधे सीधे करें तो 3 भेद होते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। 4 नहीं है इसका, 4 गलत उत्तर है। उसके बाद आगे बढ़िए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, हमारा 63वां प्रश्न है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल, ये तो मुरझाया तो ठीक है, मुरझाई ये तो मुरझाई में ही आ गई, तो इसको गलत कर दिया हमने। आगे मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठी, ये भी गलत है। और पुनः है जो फूल है वो क्या है, वो हमारा पुल्लिंग में आता है, तो यहाँ मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे, तो यहाँ मुरझाया हुआ हुए होता तो ये आता, तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसमें वो क्या रहेगा, हमारा ए ऑप्शन सबसे उचित है, शुद्ध है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, ए आएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, 64वां प्रश्न है हमारा, इसमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। कमल, जलज, पंकज, स्रोत बिल्कुल ठीक है, पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन जो है ना ठीक है। उसके बाद सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, ये भी ठीक है। सूर्य, दिवस, याम, वासर, ये याम वासर जो है ये दिन के पर्यायवाची है, सूरज के नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, सूरज का जो ना पर्यायवाची गलत दिए गए हैं, डी ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा। अपव्यय को अगर देखें हम, अपव्यय का मतलब होता है तो जो ना ज्यादा खर्च करने वाला, और मितव्यय का होता है थोड़ा करने वाला, अप मतलब अधिक, तो इसलिए इसका मितव्यय आएगा, सी ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अपव्यय मतलब, अप मतलब अधिक यानी कि ज्यादा खर्च करने वाला, और मितव्यय माने थोड़ा खर्च करने वाला, ये ध्यान देना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, 66वां प्रश्न, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अभिज्ञ यानी कि जो है अभिज्ञ का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो ना अनभिज्ञ और अभिज्ञ कर रखा है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, अ का मतलब नहीं जानकार, और अन का भी नहीं जानकार होगा, तो अभिज्ञ शब्द का विलोम तो मेरे दृष्टिकोण से तो भिज्ञ होना चाहिए, यानी कि जानकार, ये होना चाहिए। इसमें जो अभिज्ञ, अन का अर्थ भी बिना होता है और अ का अर्थ भी बिना होता है, तो दोनों का अर्थ यही होता है, तो ये जो ना मेरे दृष्टिकोण से तो भिज्ञ होगा इसका 66वें का। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्या है, अलौकिक का शुद्ध, हाँ ये बहुत बार आता है पेपर में, अलौकिक का शुद्ध क्या होता है। अलौकिक आपने ध्यान देना है, अलौकिक नहीं होता, आ का क्या, ए मतलब नहीं, अन बिन, ये नहीं का प्रतीक होते हैं जब ये उपसर्ग रूप में आते हैं, जब आपने देखा भी होगा, पढ़ा होगा, तो आ तो क्या होता है, ए तो होता है लौकिक, यानी कि जो इस लोक का नहीं है उसको कहेंगे हम, तो अलौकिक होता है ना कि अलौकिक, तो सी आएगा इसका हमारा। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला 68वां प्रश्न कहता है, तिथि का पर्यायवाची क्या होगा। अतिथि यानी कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अमृत फल, उन्होंने, आगंतुक, हाँ ये हो जाएगा आगंतुक, यानी कि सी ऑप्शन ठीक है इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। अब आपको जो ना वाच्य समझने के लिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्म वाच्य, भाव वाच्य और कर्तृ वाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अब इनको समझने के लिए आपको क्रिया आना जरूरी है। अगर आपने क्रिया का चैप्टर पढ़ रखा है, आपको पता है सकर्मक क्रिया किसमें होती है और अकर्मक क्रिया किसमें होती है, तो आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि जो सकर्मक क्रिया होती है ना वो हमेशा कर्म वाच्य में परिवर्तित होती है, और अकर्मक क्रिया होती है वो भाव वाच्य में परिवर्तित होती है, और कर्तृ वाच्य वो होते हैं जिसमें कर्ता सक्रिय रहता है। जैसे मान लो मोहन दूध पी रहा है, कमला खा रही है, अनीता पढ़ रही है, सुनीता खेल रही है, कुछ भी ये सारे जो है ना कर्ता द्वारा वाच्य सिद्ध होते हैं। लेकिन जब से या के द्वारा लगा के जो है ना हमारा कर्ता निढाल हो जाता है, कर्ता को या तो से और या के द्वारा के जो है ना हम इन दोनों शब्दों से जो है ना कर्ता को निढाल कर देते हैं, तो फिर हमारे ये दोनों हो जाएंगे, या तो कर्म या भाववाच्य होगा। तो यदि अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य होगा, सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य होगा, यही पहचान है वाच्य की। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको ये चीज जो है ना समझ आई होगी। तो यहाँ पर मोहन से चला नहीं जाता, चलना जो है एक भाव है,
एक क्रिया का चला नहीं जाता, ये निषेधात्मक लेना देना नहीं है, नहीं आओ या जाता हो आओ कुछ भी आओ, इससे कोई मोहन से लगने के कारण मोहन क्या हो गया, निधाल हो गया। यहाँ कृतवाच्य तो इसलिए अपने आप खत्म हो गया। अब चलना जो है वो क्या है, एक भाव है, ये चलना कर्म नहीं है, तो इसलिए भाववाच्य में आ जाएगी, तो बी ऑप्शन आएगा। अगर आपको ये पहचानने आते हैं तो आपको वाच्य बड़े आसानी से करने आ जाएंगे। अंग्रेजी में हमारे 2 होते हैं, यानी कि एक्टिव और पैसिव, लेकिन हिंदी में 3 होते हैं। भावों को स्थान तो सिर्फ हिंदी में या हिंदुस्तान में ही मिलता है, तो इसलिए हमारे यहाँ 3 होते हैं। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ के दृष्टिकोण से इस वाक्य में अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं वाक्यों के। इसमें कौन सा भेद है, आज्ञार्थक, आज्ञार्थक नहीं, निषेधा, अब नहीं का भाव आ गया, नहीं ली तो क्या हो गया, निषेधात्मक वाच्य हो गया। अगर प्रश्न होता तो प्रश्नात्मक होता है, अगर उसके करने की इच्छा होती, भगवान आपका भला करे, इस प्रकार की बात होती तो इच्छावाचक होता। तो अर्थ की दृष्टि से कितने हैं, 8 भेद हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आ गया हमारा 71वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पताका क्या होती है, झंडा, झंडी, या जो ना वो क्या होता है तुम्हारा ध्वज, उनको पताका बोलते हैं। तो झंडा ठीक है, निशान भी ठीक है, क्योंकि चिन्ह को जो है, निशान को भी झंडा बोलते हैं, और ध्वज भी ठीक है। इसमें जो उत्तर रहेगा हमारा वो प्रस्तर रहेगा। अब प्रस्तर जो है इसका मतलब शिला या पत्थर होता है, तो ये इसका निशान पर्यायवाची नहीं है, ये सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्या है, 72वां प्रश्न क्या कहता है हमें, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द, धैर्य न हो वो क्या होता है, धीर होता है, बिल्कुल ठीक है। जिसमें धैर्य हो वो जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो तो धैर्य धारण करने वाला जो है धैर्यवान बन जाएगा, लेकिन जिसमें धैर्य न हो वो अधीर होता है। आगे अगला देख लीजिए क्या कहता है प्रश्न, 73वां प्रश्न हमारा, आवरण शब्द का विलोम क्या होता है। आवरण का मतलब होता है कोई किसी चीज का पर्दा, और अनावरण का मतलब होता है पर्दाहीन, यानी कि अनावरण आएगा, आवरण का विलोम आएगा अनावरण। तो उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए हमारा 74वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हमें ये देखना, हनुमान का राम भक्त कहते हैं, बिल्कुल, हनुमान को पवन सुत भी कहते हैं, पवन सुत तो है ही, वो बजरंगबली भी है, क्योंकि वो जो है ना उनके वज्र मारा था किसने, इंद्र ने, और उसके बाद भी वो जो ना मूर्छित हो गए थे, फिर बाद में उनको जीवित किया शिव जी ने, तो इस प्रकार उनका नाम फिर बजरंगबली पड़ा, और कपीश्वर भी है उनका नाम। तो इसमें सारे कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे ऑप्शन जो है वो सही है, तो हमारा ये प्रश्न ही सही नहीं है, गलत है ये प्रश्न, यानी कि इसमें नहीं पूछा है तो एक कोई ऐसा ऑप्शन देना चाहिए था। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा शब्द, कौन सा पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं तो ये सारे पर्यायवाची हनुमान जी के सभी है, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला हमारा, गमन का विलोम क्या होगा। गमन मतलब जाना, और आगमन मतलब आना है, बिल्कुल सही है। गमन का विलोम जो है वो आगमन है, डी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, 76वां प्रश्न क्या कहता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पहले भी आ चुका है प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है, डी आएगा बिल्कुल। उसके बाद वाक्य की सबसे छोटी इकाई जो है वो शब्द कहलाती है। उसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे अ ई ई उ ऊ ए, ये हमारी हिंदी की वर्णमाला है। ABCD जो है वो रोमन यानी कि इंग्लिश की वर्णमाला है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी देखनी है हमने, बहुत आते हैं वर्तनी वाले, और ये कई बार आ जाए कवियत्री, कवित्री, कवित्री, अक्सर लोग ना इस तरह बोलते हैं, इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कवित्री होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार रचयिता होता है, ये जो ना कई ऐसे होते हैं जो आम इस्तेमाल में होते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते और गलत लिख देते हैं, गलत बोलते हैं, तो छांटने मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए इन पे ध्यान देना है। उसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, जो पहले नहीं कभी भी हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहेंगे। अभूतपूर्व, भूत मतलब पहले, मतलब नहीं, पूर्व मतलब पहले, जो पहले नहीं हुआ उसको क्या कहेंगे, हम अभूतपूर्व कहेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। कान भरने का मतलब चुगली करना होता है। अक्सर हम इस मुहावरे का आमतौर पर प्रयोग करते हैं घरों में भी, कि वो उसके कान भरती रहती है, वो उसका कान भरते रहता है, तो इस प्रकार यानी कि चुगली करना किसी की, उसको कहते हैं कान भरना। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 81वां, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सिर उठाने से तात्पर्य क्या है, देखिए, रंग उतर जाना, ना ये तो नहीं होगा। भेद प्रकट करना, ये भी नहीं होता। बहुत पछताना, ये भी नहीं। विद्रोह करना, हाँ, सिर उठाने का जो है ये भेद प्रकट करना जो है ये गलत है, ये मुहावरा, तो इसमें आएगा विद्रोह करना। सिर उठाने लगे, आपने कई बार जो है राजे महाराजाओं की फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि वहां जो ना आम जनता सिर उठाने लगी, तो इस सिर उठाने का अभिप्राय है विद्रोह करना, तो डी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, कौन सा भी 80वां प्रश्न हमारा क्या कहता है,
आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं होना, यानी कि दिखावा ज्यादा और उसमें मूल बात कुछ भी नहीं। ऊंची दुकान फीका पकवान, बिल्कुल ये रहेगा। और ऊंट के मुंह में जीरा तो होता, आवश्यकता अधिक और चीज कम, खोदा पहाड़ निकली मेहनत अधिक और फल बहुत कम मिलना। आँख कांदा नाम नैनसुख, यानी कि अपने जो ना पहचान के विपरीत कार्य करना। तो ऊंची दुकान फीका पकवान जो ना आडंबर बहुत और वास्तविकता बहुत कम दिखाना, यानी कि सिर्फ नाम नाम का, और जो वास्तविकता की बात आए तो कुछ भी नहीं। अन्य अन्य का अन्याय, अन्याय शब्द संधि विच्छेद क्या होगा, अन्य प्लस अन्य, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए यहाँ ए और यहाँ ए दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे, यानी कि वो बन जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, अन्याय हो जाएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 84वां प्रश्न देख लीजिए क्या है, रघुवंशम किसकी, ये संस्कृत के प्रश्न आ जाते हैं हमारे इसमें कुछ। दोस्तों ये जो सीरीज ली हुई है ये पिछले केवीएस के प्रश्नोत्तर की उठाई गई है, और केवीएस में अक्सर हिंदी के पेपर में संस्कृत का भी आ जाता है। आपके स्टेट में बहुत कम संभावना है कि कोई एक आधा प्रश्न आए तो आए, अदरवाइज अन्यथा नहीं आता। तो इसलिए आप जो है ना ज़्यादा चिंतित मत होना कि ये संस्कृत के आगे इसको कैसे करें। तो एक आधी मुख्य मुख्य रचनाएं कालिदास की, माघ की कुछ आती है, उनको बेशक देख लेना, बाकी इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, संस्कृत का हमारे हिंदी में कम आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले उम्मीद है कि आपने लाइक भी करा होगा और शेयर भी करा होगा। आपको याद दिलाती हूँ, अगर नहीं किया है तो जल्दी से करिए, अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए ताकि उनको भी लाभ हो, वो भी इस वीडियो को देखे और हमारी वीडियो जो है वो बुलंदियों को छुए और मुझे लगे कि जो हमने मेहनत की है उसका जो है असर हो रहा है, मतलब अच्छा कार्य है ये। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो प्रोत्साहन अवश्य मिलता है, लेकिन लाइक कम आते हैं तो थोड़ी निराशा भी होती है। तो ध्यान दीजिए, लाइक अगर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जो नए बंधु आए हैं वो सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़िए। रघुवंशम किसकी रचना है, रघुवंशम किसकी रचना है, कालिदास जी की रचना है। रघुवंश राजा और उसकी रानी की किस प्रकार जंगल में रहे, एक शेर को मारा, गाय की सेवा करी, उनके बच्चे नहीं थे, इस प्रकार बहुत अच्छी स्टोरी है, बड़ी सुंदर सी है ये, संस्कृत में आती है हमारे। रघुवंशम जो है ना शायद सेकंड ईयर की संस्कृत में लगी हुई है। उसके बाद अगला देखिए, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम कौन है, माघ है शिशुपाल वध के रचनाकार का, माघ कवि, डी ऑप्शन रहेगा इसका। अब शिशुपाल वध जो है माघ कवि ने लिखा था 7वीं 8वीं शताब्दी में लिखा था, और शिशुपाल के बारे में सारा भगवान श्री कृष्ण के बारे में और किस प्रकार उनका वध किया था, ऐसी जो है काव्य के माध्यम से कहानी है। श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है, नैषध काव्य जो है हर्ष का ग्रंथ है, ये भी संस्कृत के हमारे कवि हुए हैं। उसके बाद अगला है 87वां, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, उत प्लस चारण, बिल्कुल है, तय के नीचे हलंत आ गया, रामस प्लस टीकते, रामस टीकते, यहाँ पर सै के नीचे हलंत आएगा, ये ध्यान रखना जो नहीं लगा हुआ। उसके बाद है गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ये रामस के नीचे हलंत क्यों आएगा, यहाँ पे समझ भी आ गया होगा आपको, जब रैस है और कुछ भी आ जाए और उसके बाद प्लस कोई भी भिन्न स्वर उसमें कुछ मिलता है तो वह 66 कोण वाले में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर ये सै जो है जो इसमें लगा हुआ है, ये सै ये आधा है, यानी कि देखिए तो ये आधा होगा तभी तो आधा होगा, ये पूरा होगा तो ये पूरा हो जाएगा और हमारी संधि गलत हो जाएगी, इसलिए अगर हलंत नहीं लगाते तो ये गलत हो जाएगा हमारा। गंगा प्लस उदकम, ये जो है हमारा क्या है, गंगोदकम, बिल्कुल है, ये हमारी संधि सी जो है कौन सी है, ये व्यंजन नहीं है, स्वर संधि है। उसके बाद अगला देख लीजिए, और स्वर की कौन सी गुण संधि। उसके बाद अगला देखिए 88वां प्रश्न क्या कहता है, स्वर संधि की एक बार बता दूं मैं आपको, पीछे जो है ना स्वर संधि क्या सारी संधि की मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बना रखी है, आपने अगर नहीं देखी है तो वहाँ से देख लीजिए, आपको सहायता मिलेगी। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और संधि निकालिए और देखिए, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। स्वस्ति स्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वस्ति स्तु का संधि स्वास्ति प्लस स्तु। अब यहाँ पर देखिए इसमें से जो स्वस्ति जो था इसमें से अगर हमने ई निकाल लिया तो तय हमारा आधा हो गया, तय आधा हो गया, और ई जो था वो किस में बदल गया, ई छोटी है वो क्या किस में बदल गई, यह में बदल गई, ठीक है, यह में ए मिला तो हमारा यह पूरा होगा, ठीक है, ये पूरा हो गया, और फिर अस्तु अस्तु है, तो बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे देखिए 89 हमारा प्रश्न क्या कहता है, रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति में बहुवचन होगा। अब रमा शब्द में सप्तमी विभक्ति में बहुवचन की यदि बात करें तो ये तो हम रमा की निकाल के देख लेंगे। देखिए हो सकता है मेरे लिए ये चीज़ें मुश्किल ना हो क्योंकि मैंने संस्कृत में भी किया हुआ है, और जो ना संस्कृत मैंने कई टाइम तक पढ़ा भी है, लेकिन आम जो हिंदी वाले हैं उनके लिए तो ये मुश्किल चीज़ हो जाती है
तो ये चीज़ें जो है हमारी संस्कृत में 2-3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और जो 7 विभक्तियाँ होती है वो इन तीनों में बटी हुई होती है, और वो तभी आएगी जब आपने की हुई हो। तो कई तो हिंदी के ऐसे भी हमारे कैंडिडेट मिलेंगे जिन्होंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं होगी, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो घबराइए नहीं, ये KVS जैसे जो पेपर होते हैं उनमें तो संस्कृत आती है, अन्यथा जो है ना हमारे एचटेट इसमें ऐसी संस्कृत नहीं आती, और ना ही रीजनिंग उसमें स्क्रीनिंग में आती है ऐसी, तो ये ध्यान देना। तो रमासु रहेगा इसका, वैसे 7वीं विभक्ति और बहुवचन में रमासु आएगा इसका 89। उसके बाद अगला देख लीजिए 90। 90 भी हमारा इसी प्रकार का अस्मत् शब्द, मया वम अस्मात् भी। उसके बाद अगला 91, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत अनुवाद, मार्गस्य उभयम वृक्षा सन्ति उभयत है। तो ये भी हमारे जो है ना कोई काम ज़्यादा वो नहीं। हाँ, 92वां प्रश्न जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे लिए काम का हो सकता है। महाकवि कालिदास ने किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अलंकार जो है महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में ज्यादा प्रस्तुत किया है? तो महाकवि कालिदास ने वैसे तो श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है, उन्होंने बहुत ज्यादा उनका है श्रृंगार रस, लेकिन यहाँ श्रृंगार रस का प्रयोग नहीं, यहाँ सिर्फ अलंकार पूछा है। अलंकार में जो उनके जो है अतिशोक्ति, उपमा अलंकार आदि प्रमुख अलंकार रहे हैं उनके, रूपक, उपमा, अतिशोक्ति। तो यहाँ पर उपमा का सबसे ज्यादा प्रयोग तो ए कर देंगे हम, वैसे रूपक भी है। उसके बाद अगला देख लीजिए, राम शब्द की षष्ठी विभक्ति, ये भी आ गया हमारा वही संस्कृत का। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्य पुरुष के एक वचन का रूप है। हम पहले जो ना जब याद करते थे अपने टाइम में, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठामी, इस प्रकार करके करते थे। तो धातु के वर्तमान काल में अब दूसरा जो है पहला भूत, दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्य होगा, तो पठसी आएगा, यानी कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि आप इसको याद रखो। आइए, ये संस्कृत वाले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। KVS का पेपर दे रहे हो तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो करें, ध्यान दे इस बात का, क्योंकि KVS में संस्कृत के आते हैं। अगला देख लीजिए, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा? रज्जु जो है वो संस्कृत का है, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? रस्सी कहते हैं। उसके बाद अगला देख लीजिए अगला जो है प्रश्न हमारा 96वां, मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव भी संस्कृत की रचना है, भवभूति इसके रचनाकार है। मालती माधव जो है काफी चर्चित रचना रही है मालती माधव, तो इसलिए रचनाकार तो हम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है रचनाकार में तो हमें। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, इत्यादि बहुत ही कई बार आता है, इत्यादि तो बिल्कुल टिप्स पे हो जाता है, इति प्लस आदि, यानी कि जो है हमारा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ये उसी के अंतर्गत है। कौन सी संधि? हमारी यण संधि। उसके बाद तेजोमय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तेजोमय, तेज है प्लस में, हाँ ये इसके देखिए, इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाता है, तो हमारा ये विसर्ग है वो किसमें? ओ में परिवर्तित हो जाता है, उस नियम के अकॉर्डिंग है ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या लेव, इसमें से कोई भी आता है तो हमारा ये क्या है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। कौन भला? विसर्ग। तो इस कारण ये हमारी संधि कौन सी रहेगी? ये बिल्कुल ठीक है हमारा ये ऑप्शन सी। उसके बाद अगला बढ़िए, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र, अब हरिश्चंद्र की संधि अगर हमें करनी आए तो क्या करेंगे हम? हरि प्लस चंद्र, और जो ना एक बात है आपको मैंने बताई थी, यदि इधर तो संधि में बड़ा अच्छे से बता रखा है, इधर जो ना लघु के बाद विसर्ग आए और प्लस जो है वो क्या हो जाए? हमारा च आ जाए, तो क्या हो जाएगा? एक च कूद के आ जाता है यहाँ पे। एक तो बहुत संधि थी जो छ हो तो भी कूद के आ जाता है, और एक क्या थी? अगर इधर आ जाए और सामने जो है ना ये स हो। अब ये इस नियम के अकॉर्डिंग है, ऊपर वाले नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये च जो है वो सामने वाले स में ही परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या था? हरिश्चंद्र जो है वो इसमें ही परिवर्तित हो गया। तो ये इस प्रकार संधि हमारी विसर्ग संधि सी वाली हो गई। आगे देखिए, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? अब पद लालित्य जो है ना, पदों को बड़े सुंदर से लालित्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने में दंडी का कोई जो ना जोड़ नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा, यानी कि क्या आ जाएगा? 100वें प्रश्न का ऑप्शन डी, दंडी। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न 50 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। देखते रहिए और मनन चिंतन सब कुछ करते रहिए, बैठते उठते खाते पीते हर समय इन प्रश्नों को याद रखो। स्टैट तो क्या है, कोई भी चीज़ जो है ना दुर्लभ नहीं होती, और यदि हम कोशिश करते हैं तो वही बात आती है कि करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावते सिल पे परत निशान। अरे जब रस्सी जैसी कोमल चीज सिल पे निशान डाल सकती है पत्थर पे, तो आप तो बुद्धिमान बुद्धिमती हो,
आप जो ना बुद्धिजीवी हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बस लगे रहिए, छोड़िए मत और पूरी चेष्टा से लगिए और पॉजिटिव सोचिए। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका, और लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।